नमस्कार आप सबको। आज हम लोग फिर से अगली क्लास के लिए तैयार होते हैं और शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है कॉइनेज ऑफ मनी, मुद्रा की ढलाई। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है कि मुद्रा की ढलाई के बारे में हम क्या जानते हैं। ठीक है ना। तो अगर ढलाई की बात किया जाए तो इनकी पूरे चैप्टर में ढलाई की अगर बात करते हैं मेटल की, तो इसके जेवंस ने ही इनके बारे में सब कुछ मेंशन किया है और किसी राइटर ने कोई चीज़ मेंशन नहीं किया है। ठीक है ना। तो आप इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कॉइनेज से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो अगर डिफिनीशन आती है तो वो पहला प्रेफरेंस आपका किसी का भी अगर होगा तो वो जेवंस का होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जेवंस ने कहा क्या है। तो जेवंस की अगर हम बात करते हैं तो जेवंस ने कहा है, प्रोफेसर जेवंस की परिभाषा है कि सिक्के धातु के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका भार और शुद्धता उन पर अंकित मोहर द्वारा प्रामाणिक होता है। कहने का मतलब ये रहा कि जो भी हमारे यहाँ मेटेलिक जो भी मेटल है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे या छोटे छोटे जो पार्ट होंगे, ठीक है ना, जिनका एक वेट और वो प्योरिटी होगी, उस पे जब किसी चीज़ को या क्या स्टैंडर्ड मनी या उसको क्या किया जाता है, उसकी पे मोहर लगा के उसके प्राइस को क्या किया जाता है, प्रामाणिक कर दिया जाता है या स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कॉइनेज या कॉइन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। ये इतनी बात यहाँ से आपको स्पष्ट हो रही होगी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो अगली हेडिंग आती है हमारी, वो है कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल कॉइनेज सिस्टम। एक आदर्श सिक्का प्रणाली जो है उसके क्या लक्षण और विशेषताएं हैं। ठीक है ना। आदर्श का मतलब ये होता है कि जिसमें कम कमियां हो और ज़्यादा अच्छा हो हमारे आपके लिए, वो हमारे लिए क्या होता है, आदर्श विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है ना। आइडल। तो आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो दिया है आसानी से क्या करना, पहचाना जा सके, इजी टू रिकग्नाइज। कहने का सेंस माने ये है, हमें समझने का मतलब ये रहा कि पैसा ऐसा होना चाहिए जिसे हम टच करें और आसानी से पहचान सकें कि ये पैसा सही है या नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि ये इसकी उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब ये होता है कि मनी ऐसी होनी चाहिए जिस पे पब्लिक या जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका उस पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है उपयुक्त भार। उसका एक क्या होना चाहिए, उसका एक अच्छा वेट होना चाहिए, उपयुक्त भार होना चाहिए, जितना उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। ठीक है ना। और चौथा है, आप सबको पता है, उचित आकार, मतलब उसका एक क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट शेप होना चाहिए। ठीक है ना। उसका शेप और साइज क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि उसे आसानी से, देखिए सिंपल सी समझिए, उसे आसानी से पहचाना जा सके। वो क्या हो, जनता या पब्लिक जो भी है वो उस पर बिलीव करती हो, उसकी उपयोगिता पे या उसकी यूटिलिटी पे। फिर तीसरा आता है उसके वेट होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ उसके शेप होने चाहिए। ठीक। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो घिसे ना या लोग उसका मिसयूज़ ना कर सकें, इसलिए वो क्या होना चाहिए, सॉलिड या ठोस होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लास्ट पॉइंट है इसका, ये क्या होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा इसे क्या होना चाहिए, प्रमाणित किया जाना चाहिए या उसको स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए कि ये मनी है आपकी और यही आपके यहाँ सर्कुलेशन में चलेगी। ठीक है। तो ये इतनी बात रही जो आपके क्या करने के लिए, एक आइडल जो हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर की, वो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, 5-6 हैं। आप एक बार आसानी से देख सकते हैं फिर से कि ये क्या है, आसानी से पहचानी जा सके। ठीक है ना, इसको हम आसानी से पहचान सकें। दूसरा उपयोगी हो। ठीक है ना। तीसरा आप सबको पता है इसका एक शेप साइज होना चाहिए या वेट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये इतनी सारी बातें इसमें क्या रही, मेंशन की गई हैं, किसमें, कैरेक्टर में। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2 पार्ट इसके। ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की बेसिस पे देखते हैं तो हम इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके बाद हमारे पास आता है कुछ, तो वो है क्वाइनेज सिस्टम। ठीक है ना। क्वाइनेज सिस्टम को हम अगर जानने की कोशिश करते हैं तो क्वाइनेज सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्वाइनेज सिस्टम हमारे लिए
एक तरह से ऐसे अब हम और आप देख सकते हैं कॉइनेज क्या है। कॉइनेज सिस्टम को अगर समझना चाहें तो हम थोड़ा सा बेसिक तौर पे समझ सकते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना। तो कॉइनेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉइनेज क्या है, कॉइनेज सिस्टम है। क्या है, कॉइनेज एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और काम करके क्या करते हैं, चीज़ों का मेंशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके कॉइनेज के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। कॉइनेज है क्या, तो कॉइनेज को समझने के लिए अगर हम समझना चाहते हैं कॉइनेज एक्चुअली है क्या, तो उसके लिए एक सीधी सीधी बात ये होती है कि हम उसको थोड़ा सा पैटर्न वाइज करके समझें तो ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए रहेगा, ठीक है ना। तो कॉइनेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कॉइनेज की कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कॉइनेज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉइनेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉइनेज हमारे लिए क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सीमित ढलाई और फ्री कॉइनेज, ठीक है ना। हमें आप सबको पता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक फ्री कॉइनेज, एक क्या है, लिमिटेड कॉइनेज, ठीक है ना। तो अब फ्री कॉइनेज क्या है, स्वतंत्र ढलाई या फ्री कॉइनेज किसे कहते हैं। तो फ्री कॉइनेज वो सिस्टम है जिसमें ये साफ साफ बताया गया है आपको कि इसमें पर्सन या लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये अपना कुछ भी मेटल ले जाके उसको क्या कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर ले जाके, ठीक है ना। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। अब लिमिटेड कॉइनेज क्या है, सीमित ढलाई, जो क्या हो गवर्नमेंट या लोगों ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर लोग को स्पेस दिया हो या पर्टिकुलर संस्था को कहा है कि यही नोट छाप सकते हैं और इसकी अथॉरिटी इनके पास ही है। जैसे अपने यहाँ किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो लिमिटेड कॉइनेज में आता है। और स्वतंत्र ढलाई क्या है, फ्री कॉइनेज, जिसमें पब्लिक के लोग गोल्ड सिल्वर रखे हैं तो लेके जाके दे दें और तुरंत वो पैसे में कन्वर्ट करके दे दिया जाए, ठीक है ना। तो बात करते हैं तो अब कई लोग कहते हैं कि भाई स्वतंत्र ढलाई फ्री कॉइनेज कब से था, कब तक था भारत में। अगर बात किया जाए तो ये जान लीजिए कि 1893 1893 के पहले, ठीक है ना, 93 के पहले हमारे यहाँ फ्री कॉइनेज ही क्या कर रहा था, सर्कुलेशन में था या चल रहा था, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हर्सैल समिति थी एक, उसके सिफारिश पे क्या किया गया, फ्री कॉइनेज को क्या किया गया, ड्रॉप कर दिया गया इंडिया से, ठीक है ना। फिर क्या अपना लिया गया, लिमिटेड कॉइनेज। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, आप सबको पता है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, उसने क्या किया, सारी संस्थाओं को अपने अंडर में करना था, इसलिए उसने क्या किया, ये सारे अधिकार क्या पर्टिकुलर संस्था या बैंक को दे दिए, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो स्वतंत्र ढलाई या फ्री कॉइनेज दो प्रकार के थे, ठीक है ना। कौन कौन से, एक था निःशुल्क ढलाई, एक था सशुल्क ढलाई। कहने का सेंस ये रहा कि एक फ्री ढलाई थी जिसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना था, ठीक है ना। आप ले जाते, आप दोगे, आपको फ्री में वो क्या करेगा, आपको ढाल के पैसा आपको दे देगा, गोल्ड या सिल्वर लेके जाओगे। दूसरा क्या था, सशुल्क, जिसमें आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लिए जाते थे, ठीक है ना। अब ये सशुल्क भी दो प्रकार के थे, ये भी कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। समझने के लिए सिंपल सा है, ये दो प्रकार कौन कौन से थे, व्यय सहित। व्यय सहित का मतलब ये था कि जितना आपने पैसा दिया है उतना ही आपसे लिया जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए मुझे 20 रुपये का सिक्का छपवाना है, तो हम 20 रुपये की चांदी देंगे तो वो मुझे 20 रुपये का क्या करेगा, कॉइन छाप के देगा, ठीक है ना, सिल्वर का। और अगर हम सलाभ ढलाई कराते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम 20 रुपये के उसको कॉइन देंगे तो वो 15 रुपये का हमें क्या करेगा, कॉइन छाप के देगा। उसमें 5 रुपये वो क्या लेगा, अपना चार्ज लेगा, ठीक है ना। तो ये कॉइनेज का सिस्टम रहा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, कॉइनेज सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, फ्री और लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि कोई संस्था द्वारा मनी का क्या करना, इशू करवाना या छपवाना, ठीक है ना, पर्टिकुलर। और स्वतंत्र में पब्लिक फ्री होती है, वो कहीं भी जितने भी उसके माइंस होंगे वहाँ जाके अपने नोट को क्या कर सकती है या कॉइन्स को क्या कर सकती है, छपवा सकती है, ठीक है ना। इसके दो प्रकार हैं, निःशुल्क और सशुल्क। मतलब कहने का मतलब एक में चार्ज लिया जाता है, एक में चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो फिर अब जहाँ पे पैसा लिया जाता है वो दो प्रकार के हैं, एक जितना जितना एक्सपेंस हुआ है सिर्फ उतना पैसा लेना। दूसरा क्या है कि एक्सपेंस से ज़्यादा पैसा लेना, मतलब प्रॉफिट भी लेना, ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये इतनी बात इसकी रही।
फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर इससे आगे की बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसके आगे समझने की, इसके आगे क्या है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं तो अगला जो इसका पैटर्न दिया है इसमें साफ साफ वो है इंडिया, कॉइनेज इन इंडिया। ठीक है ना, क्या दिया है, कॉइनेज इन इंडिया। अगर कॉइनेज इन इंडिया की बात हम करते हैं, ठीक है ना, तो समझिए थोड़ा सा, तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर इंडिया की हम बात करते हैं कॉइनेज की, ठीक है ना, कॉइनेज की अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है ना, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत में कुल 994 994 तरह के सिक्के क्या थे, चलन में थे। ठीक है ना, सोचो कितने राजा और कितने लोग रहे होंगे। हमारे यहाँ भारत की, सिर्फ इंडिया की बात किया रहा है तो इंडिया में ही सिर्फ 994 तरह के क्या थे, सिक्के प्रचलन में चल रहे थे। ठीक है ना, फिर दूसरा पॉइंट आता है कि फिर क्या किया गया, जो अंग्रेज लोग आए थे हमारे यहाँ, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने कहा कि ऐसे पैसे हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, बल्कि हमारे यहाँ कैसे पैसे चलेंगे, प्रामाणिक सिक्के ही चलाए जाएंगे जिनको गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, लीगल करेगी। ठीक है ना, तो फिर इन सब को देखते हुए उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब एक्ट बनवाया। ठीक है ना, वो क्या था, 1835 में एक्ट बनाया गया, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1835। ठीक है ना, इसको पास किया गया ताकि जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि पैसे का सारा कंट्रोल उनके पास रहे, इसलिए उन्होंने ये एक्ट को क्या किया, पास किया। कब पास किया, 1835 में। ठीक है ना, फिर हम लोग इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके बाद आया हमारा पास टाइम आया 1835 टू 1893 तक भारत में क्या हुआ, फ्री कॉइनेज प्रणाली लागू थी। अभी आपको मैंने बताया कि 1835 में क्या हुआ था, एक्ट बनाया गया था, इसी के थ्रू फ्री कॉइनेज क्या किया गया था, लागू किया गया था, जो कब तक चला, हमारा 1893 तक। ठीक है ना, यहाँ तक चलता रहा। फिर फ्री कॉइनेज को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करते हैं अगर, तो इसके बाद आया हमारे यहाँ क्या, 1903 मतलब 1903 में क्या हुआ, भारत में गोल्ड और सिल्वर की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने 1940 और 41 में भारतीय जो रुपया था या भारतीय जो रुपये थी, उसमें जो चांदी की मात्रा थी वो कितनी थी, 165 ग्रेन थी, उसको घटा के कितना कर दिया, 90 ग्रेन कर दिया। ठीक है ना, मतलब कहने का सेंस ये रहा कि हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर की कमी हो गई और अंग्रेज लोग भी लूटपाट करके हमारे यहाँ से सारा कुछ ले जा रहे थे, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर की शॉर्टेज हो गई हमारे देश में। और फिर देखते देखते 1940 और 41 के आसपास भारत ने क्या किया, अपने जो हम अपने यहाँ जो सिल्वर के सिक्के चलते थे उसका जो पार्ट था 165 ग्रेन एक उसमें लगता था, उसको घटा दिया और कहा कि अब हम सिर्फ 90 ग्रेन ही लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद हम लोग का टाइम फिर से वो हुआ और 1946 की बात करते हैं। 1946 में हमारे यहाँ कैसे सिक्के चलने लगे, गिलट के सिक्के चलने लगे। ठीक है ना, हमने क्या किया, 1940 और 41 के आसपास क्या किया, जो हमारे सिल्वर था उसका रेट 165 ग्रेन से कम करके कितना कर दिया, 90 ग्रेन कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि भारत पाकिस्तान भी अलग हो गया। इन सब के कारणों की वजह से हमारे यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हमने क्या किया, सिल्वर को पूर्ण रूप से क्या किया, छोड़ दिया, बल्कि हमने 1946 में हमने क्या किया, गिलट के पैसे का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो आज तक हमारे यहाँ चल रहा है। फिर इसके बाद की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 1 अप्रैल 1957 से पहले, मतलब आप कह सकते हैं 56 तक, 57 से पहले भारत में क्या था, भारत में चौका प्रणाली चल रही, चौका सिस्टम चल रहा था। ठीक है ना, चौका सिस्टम होता क्या था, चौका सिस्टम में पुराना सिस्टम था, इसलिए इसमें क्या था, 1 रुपये जो होते थे उसमें कितने पैसे माने जाते थे, 64 पैसे माने जाते थे। ठीक है ना, और इसी टाइम पे आपने सुना होगा 1 अन्नी 2 अन्नी, 1 रुपये, वो क्या बोलते हैं, 1 पैसा 2 पैसा समथिंग ऐसा चलता था। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा हम लोग जब 1 अप्रैल 1957 से भारत में क्या हुआ, डेसिमल सिस्टम को क्या किया, अपना लिया।
मतलब चौका को छोड़ा, 1 अप्रैल 1957 को छोड़ दिया चौका को और चौका सिस्टम को, और हमने क्या किया, डेसिमल सिस्टम अपनाया, जिसमें क्या था, 1 रुपये में कितने पैसे थे, 100 पैसे माने जाते थे। ठीक है ना। इस पद्धति को हमने क्या किया, अपने भारत में लागू किया। ठीक है ना। फिर उसके बाद की बात करते हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमें रट्टा मारनी है। पूछने का क्या है कि इंटरेस्ट का है, तो इसलिए आपसे कभी भी पुटअप किया जा सकता है, तो वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए कि 1980 में हमारे यहाँ 50 रुपये का सिक्का छापा गया सबसे पहले। ठीक है ना। और 1982 में 100 रुपीज़ का, फिर 1991 में 2 और 5 का सिक्का छापा गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो 1 जनवरी 1964, ठीक है ना, 1964 को हमारे यहाँ क्या हुआ था कि हमारे यहाँ 1964 में जो पैसा था उसके आगे न्यू शब्द जुड़ा हुआ था, नया शब्द जुड़ा हुआ था, उसको हटा दिया गया। क्यों, अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या किया था, कि हमने जब चौका प्रणाली को अपनाया था, ठीक है ना, चौका प्रणाली को छोड़ा था और हमने दार्शनिक प्रणाली अपनाई थी या डेसिमल सिस्टम को अपनाया था, तो हमने रुपया का नाम जो था या पैसा जो था उसके आगे हमने एक शब्द लगा दिया नया। क्यों, क्योंकि चौका प्रणाली में पुराना था और ये क्या था, डेसिमल नया सिस्टम था, इसलिए हमने पैसे के आगे या मुद्रा के आगे नया शब्द लगाया, नया मुद्रा, नई मनी, ऐसा करके न्यू मनी। ठीक है। तो ये उस टाइम से 7 से हमारे यहाँ चल रहा था। फिर हमने 1 जनवरी 1964 को क्या किया, इसमें से जो नया शब्द था, न्यू जो था, उसको हटा दिया गया। सिर्फ हमारे पास क्या बची, मनी, मतलब नई मुद्रा हट गया, सिर्फ मुद्रा बचा। ठीक है ना। इस शब्द को हमने क्या किया, बाइकआउट कर दिया या निकाल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद की बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे की अगर हम बात करते हैं, तो आगे ये बताया गया कि 14 नवंबर मतलब 14 नवंबर 1964 को हमारे यहाँ जो भी सिक्के 1964 के पहले जो भी हमारे यहाँ सिक्के छपते थे, उस पर किसका पिक्चर मेंशन रहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है ना। 1964 तक, 4 के पहले जितने भी पैसे हमारे यहाँ छापे जाते थे या 4 के बाद भी जो पैसे छापे जाते थे, कॉइन छापा जाता था, उसमें क्या था कि एक तरफ जैसे आज के समय में गांधी जी की फ़ोटो दिखती है, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो दिखती थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम 2 अक्टूबर 1969 को क्या किया गया, फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो रुपया था या कॉइन था उसमें महात्मा गांधी की पिक को मेंशन किया गया और उनको डाला गया। ठीक है ना। तब से आज तक महात्मा गांधी हमारे पास कॉइन में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इतनी बात हिस्ट्री की इसकी रही। फिर थोड़ा सा हम लोग ट्रिक की बात करते हैं जानने के लिए। कभी कभी हमारे पास आता है एक ट्रिक है मक्खन, और इसको अच्छे से अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको एक बात याद रहेगी। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ ही लिया जाता है कहीं भी। तो ये इसका मीनिंग क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे बना के लिखते हैं, एम फॉर एम, म फॉर एम, और ख से के एच होता है, आप सबको पता है। ठीक है ना। तो के एच का यहाँ मेंशन किया गया, के और एच। ठीक है ना। फिर एन है आपका। ठीक है ना। अब इनका मतलब क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ 4 माइंस हैं जहाँ पे क्या होते हैं, पैसे छापे जाते हैं। ठीक है ना। थे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 3 ही हैं, बट 4 है, ऐसा मान लीजिए आप कि हमारे पास पहले क्या थे, 4 माइंस थे। ठीक है ना। एक कहाँ था, मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा हैदराबाद में, और चौथा नोएडा में। आपको एक बात और बता देते हैं कि सबसे आधुनिक या आप कह सकते हैं सबसे ट्रेडिशनल या सबसे अच्छा जो हमारा माइंस है वो कहाँ पे है, नोएडा में है। जहाँ पे आप सबको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या होते हैं, पेपर मनी छापे जाते हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पेपर मनी नोएडा में छापे जाते हैं और कॉइन सारे हमारे कोलकाता में छापे जाते हैं। ठीक है ना। कॉइन सारे लगभग हमारे कहाँ छापे जाते हैं, कोलकाता में। मुंबई का जो मशीनरी है वो काफ़ी पुरानी हो गई, इसमें क्या है, एक्सपेंस ज़्यादा आता है, इसलिए लोग इसको बस अब पढ़ा ही है, लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो सारी कॉइन हमारी लगभग कहाँ छपती है, कोलकाता में, और हमारी जितनी पेपर मनी है वो कहाँ छपती है, नोएडा में। ठीक है ना। और कई लोग कहते हैं कि जो हमारे यहाँ मेटल, जो हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, गोल्ड सिल्वर दिए जाते हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट में, उनको दिया जाता है।
तो वो सारे जो मेटल हैं या जो वो बनाया जाता है वो कहाँ, मुंबई के वहाँ से बनाया जाता है। मुंबई जो माइंस हैं मुंबई में, वहाँ पे क्या होता है, मेटल को सारा वो किया जाता है, थोड़ा बहुत ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मेटल भी जो छापा जाता है वो नोएडा से ही छापा जाता है। ठीक है ना। तो ये इतनी बात हो गई जिससे आपको ये सारी चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ से क्लास हम लोग ब्रेक करते हैं आज की, और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। ठीक है ना। अब तक हम लोग आज का ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोगों ने 5 चैप्टर क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। चलिए, नमस्कार आप सबको।